मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इसमें मैं वाचन कर रहा हूँ धर्मवीर भारती के लिखे गए उपन्यास गुनाहों का देवता का। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास गुनाहों का देवता के 11वें अध्याय तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास गुनाहों का देवता के 12वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। बिसारिया रोज सुधा और बिनती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिनती दोनों का ही इम्तहान खत्म हो गया। पम्मी 2 बार सुधा और चंदन से मिलने आई, लेकिन चंदर एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा जी का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने एक दिन भी बहस नहीं की। बिनती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत और खरबूजा देती रही, लेकिन चंदर ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर नहीं चिढ़ाया। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंदर से क्या कहती है, चंदर को कोई होश नहीं। बस उसका पेन, उसके कागज, स्टडी रूम की मेज और चंदर है कि आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सांस ली, तो देखा कि शाम के 5 बजे हैं। साइबान में अभी पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतार पर है और लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी है। ह्यूगो का अधपड़ा हुआ उपन्यास बगल में खुला हुआ औधा पड़ा है और आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले उस पर कलम से कुछ गोदा गोदी कर रही है। सुधा, एक गहरी सांस लेकर अगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो, आज आखिरकार जान छूटी। बस अब 2-3 महीने में माँ बदौलत डॉक्टर बन जाएंगे। सुधा अपने कार्य में व्यस्त। चंदर ने क्या कहा यह सुनकर भी गुम। चंदर ने हाथ बढ़ाकर चोटी झटक दी। हाय रे, हमें नहीं अच्छा लगता। चंदर, सुधा बिगड़ कर बोली, तुम्हारे काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो, और हमारा काम थोड़े ही महत्वपूर्ण है। कहकर सुधा फिर पेन लेकर गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हैं आप, जरा देखें तो। चंदर ने किताब खींच ली। टाजिंग की इकोनॉमिक्स किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी, और अगर निगाह जरा चूक जाए तो आप कह नहीं सकते थे यह 84 लाख योनियों में से किस योनि का जीव है। लेकिन सुधा चूंकि कह रही है कि यह बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि यह बिल्ली ही है। चंदर ने सुधा की बांह पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं की, चल उठाए पोथा, चल के पापा के पैर छुआएं। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई और चंदर के कंधे पर फाइलें टिकाकर बोली, ऐ चंदर, तो सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे? और क्या? आहा, कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर। चंदर झल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घूंसा मारा सुधा को। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा, बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंद्र कपूर, हमें बिना थीसिस लिखे डिग्री दे दी, लेकिन बहुत जोर की थी। चंदर हंस पड़ा। खैर, दोनों पापा के पास गए। वे भी लिख कर ही उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में जरूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोंच पर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या? पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर,
बहुत सिर चढ़ी हो गई है, जरा दबा कर रखा करो। तुमसे छोटी है कि नहीं? अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदर ने थीसिस खत्म की है। जरूर जरूर बेटी। डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकाल कर दे दिया। जाओ, मिठाई मंगवा कर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलती हुई स्टडी रूम में आई, पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपये पाउंड ऊन, 1 पाउंड में 8 लच्छी, 6 लच्छी में 1 साल, बाकी बची 2 लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बस एक बिनती का स्वेटर, एक हमारा साल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी से साल का क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है। चंदर बोला, अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज का इंतजाम करें ना। अब डॉक्टर हुए, अब डॉक्टर नहीं आएंगी, सुधा बोली। खैर, बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई बिनती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लोगी? वह पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों? इम्तहान तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड तो दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा, बुलाओ बिसरिया को भी, चंदर बोला। अच्छा, मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा। सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दें? अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस न लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर की उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कनोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फोटो खिंचाएंगे, सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ, बिनती जी को बुला लाओ, चंदर ने कहा। बिनती आई। तुम पढ़ चुकी? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, बिनती बोली। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाया जाए, चंदर ने कहा। अच्छा, यह कहकर बिनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचीन, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है। मुझे मालूम है, बिनती मुस्कुराती हुई बोली। उनके यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ, फिर आज कुछ उसी दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेप गया। बिनती चली गई बिसारिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, यह तो है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं है इसे। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है। इनकी गुरु मिली है गेसु, हमसे भी ज़्यादा गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती हैं जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविता भी करती है यह? तुम एक बार कह रही थी, चंदर ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें यह जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब किताब लिखती है, तो कविता नहीं लिखती। ताजुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना, चंदर बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण, सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए, आगे आगे बिनती, पीछे पीछे बिसारिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसारिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? बस अद्वितीय, कवि बिसारिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी है? बस अद्वितीय, बिसारिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं साथ ही? चंदर ने पूछा। सुधा और बिनती दोनों हंस दी। बिसारिया नहीं समझ पाया उसने कौन सी हंसने की बात कही थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा और फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों हंस पड़े। चंदर मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन बिनती को महादेवी की वह कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जलजात जीवन,
तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिनती दोनों हंस पड़े। बिसारिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ भाई क्या करें कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि परिचय में एक करुण रस का गीत आ गया था अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठा हूं तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आग के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसारिया, सो तो सही है, तुम इतने भावुक न हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो। तो तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह का क्या परवाह करता, मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज़्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी, और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वो पढ़ता था ना, हरिहर टंडन, अब वो बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक मेरा सहपाठी था, वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है। और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना है कि असेंबली का स्पीकर भी है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिनती भी हंस पड़ी। खैर मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसारिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो बिनती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिनती का कंठ फूट निकला, अपने गुरुजी को बना रही है। चंदर बोला। बिसारिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बच रहा तो बिनती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिनती बहुत खुश थी और बहुत तेज बोल रही थी। चंद्र बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। बिनती ने एक बार चंद्र की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंद्र बोला, देखें बिनती हमारी है या सुधा की? बिनती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुंह में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिनती को दे दिया तो बिनती चंदर को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी ये हमें बहुत बनाते हैं, अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलकर इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिनती को थपथपाते हुए कहा। अब हम तस्तरियां धोकर रख दें, और तस्तरियां उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। बिनती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं। आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर बिनती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम झेप जाती हो तो, हाँ ऐसे ही। बिनती ने फिर झेप कर मुंह छिपा लिया और लाज से सकुचाकर इंद्रवधू बन गई। बिनती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाब के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थीं जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डोले। झेपती थी तो मुंह पर साँझ मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूले के कटोरे जैसे दो छोटे छोटे गड्ढे। और बिनती के यंग यंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी, और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और अंगुलियों से अपने आंचल का छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा सुधा, जरा बिनती की आंखें देखो इस वक्त। अभी आई। बंगले के कमरे में तस्तरी रखते हुए सुधा बोली, बड़े खराब हैं आप। बिनती बोली, हाँ बनाओगी ना आज हमें, हमारा दिमाग ठीक करोगी ना? बहुत बोल रही थी, अब बताओ। बताएं क्या, अभी तक हम बोलते नहीं थे तभी ना। अब अपने ससुराल में बोलना, टुइयाँ ऐसी, वहीं तुम्हारे बोल पर रीझेंगे लोग।
चंदर ने फिर छेड़ा। छे, राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं कहते, जिनकी अभी शादी होने जा रही है? अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फोटो इनकी उन लोगों ने पसंद कर ली है। अच्छा एक बात कहें, मानिएगा? बिनती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। बिनती आज सहसा कितना बोलने लगी है। बिनती बोली, नीचे जमीन की ओर देखती हुई, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक न किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है, लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया, गुलगुले से परहेज। हाँ यही बात है। बिनती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूं, दीदी भी समझती हैं, लेकिन मेरा दिल ही जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए, माँ की गोद नरक है, और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ। कुछ चैन तो मिलेगा। बिनती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब यह कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ। लेकिन आप न कहा करें तो अच्छा है। बिनती को आंसुओं का तार बंध गया था। सुधा बगल के कमरे में से सब सुन रही थी, आई और चंदन से बोली, बहुत बुरी बात है चंदन। बिनती क्यों रो रही हो? रानी, बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ? और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी, अब रोना मत हैं। अच्छा, हम लोग अब कभी मजाक नहीं करेंगे, बस अब चुप हो जाओ। बिटिया, रानी बिटिया की तरह जाओ, मुंह धो आओ। बिनती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो, अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा। तुम उससे ससुराल का मजाक मत किया करो, वह बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी। और किसी का मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाता है। अच्छा, वो कह रही थी तुम्हारी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा। और क्या, कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद कर दें? सुधा अकड़ कर बोली। नहीं, सच सच बताओ, चंदर ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचकाकर सुधा बोली, उनके पसंद करने से क्या होता है, मैं ब्याह वाह नहीं करूंगी। तुम इस फेर में न रहना कि हमें निकाल दोगे यहां से। इतने में बिनती आ गई। वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिनती को पकड़ लाई और ढकेल कर चंदर के बगल में बिठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो तो अभी ही गुरगुराने लगे, बिल्ली कहीं की। सुधा ने उसे हल्की सी चपत मारकर कहा। बिनती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंख डालकर कहा, पगली कहीं की, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला गया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती के लिखे गए उपन्यास गुनाहों का देवता के 12वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास गुनाहों का देवता के 13वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथसुनांचली के स्वर में। सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। गेसु, कामिनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई लड़की बची होगी जिसके यहाँ जाकर सुधा उधम न मचाती हो और चार सुख दुख की बातें न कराती हो। बिनती को घूमना कम पसंद था। हाँ, जब कभी सुधा गेसु के यहाँ जाती थी तो बिनती जरूर जाती थी। उसे सुधा की सभी मित्रों में से गेसु सबसे ज़्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी, पर वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह बाहर भी नहीं गए थे। चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था
और उसने निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वह किताब छुएगा नहीं। बड़े आराम के दिन कटते थे। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था और वहाँ अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफ़े इरादा किया कि वे गंगा जी चला करें, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था, शाम को वे घूमते और सुबह उठकर किताबें लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वह जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आ गया? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी। अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदर ने दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज में अपने हाथों से लगा दिया। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया, अच्छा अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है। हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम्ही को सब करना होगा। और सुनो, जेठ दशहरा को लड़के का भाई और माँ देखने आ रही है और बहन भी आएगी गांव से। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का, क्या करता है? लड़का शाहजहांपुर में है, घर के जमींदार हैं ये लोग। लड़का एमए है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, एक दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के के गहने कपड़ों के कुछ और नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिनती के ससुर को तो देख ही चुके हो। अच्छा जाओ सुधा से मिलाओ। वह सुधा के कमरे में आ गया। सुधा थी ही नहीं। वह आंगन में आया, देखा महाराजिन खाना बना रही हैं और बिनती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियाँ बना रही है। आइए, बिनती बोली। दीदी तो गई हैं गेसू को बुलाने, आज गेसू की दावत है। पीढ़े पर बैठिएगा। लीजिए। एक पीढ़ा चंदर की ओर बिनती ने खिसका दिया। चंदर बैठ गया। बिनती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, यह क्या लाया? कुछ दीदी के लिए है क्या? यह तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? वह क्या दाल में मिला के खाएगी, जंगली कहीं की? उसे क्या तमीज है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ। उसे बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके आंखें डुलाते हुए धमकाया, उन्हें नहीं अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? अब ब्याह में 16 श्रृंगार करेगी। अच्छा, दीदी कैसी लगेगी घूंघट काढ़ के? अभी तक तो सिर खोले चकई की तरह घूमती फिरती है। तुमने तो डाल ली आदत ससुराल में रहने की। चंदर ने बिनती से कहा। अरे हमारा क्या? एक गहरी सांस लेते हुए बिनती ने कहा, हम तो उसी दिन के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में न फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामा जी से कहते क्यों नहीं? चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। बिनती भी कढ़ाई में से पकौड़ियाँ निकाल निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह घी में पकौड़ियाँ डाल चुकी, तब भी वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बताइएगा, फिर अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठे बैठे सोच रहे थे। बिनती बोली। क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है? चंदर ने कहा। अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बन सकते आप। बिनती ने मुस्कुराकर कहा और उसके गालों में फूलों के कटोरे खिल गए। अच्छा, इस डिब्बे में क्या है? कुछ प्राइवेट? जी नहीं, प्राइवेट क्या होगा, और वह भी तुमसे? सोने का मेडल है, मिला है मुझे एक लेख पर। और चंदर ने डिब्बा खोलकर दिखला दिया। आहा, ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए। बिनती बोली। क्या करेगी तुम? चंदर ने हंसकर पूछा। अपने आने वाले जीजाजी के लिए कान के बूंदे बनवा लेंगे। बिनती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज दिखाएंगे। क्या? यह नहीं बताते? देखिए तो उछल पड़िएगा। तो दिखाओ ना। अभी तो दीदी आ रही होगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। सुधा से छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकते, यह तुम जानती हो ना? चंदर बोला।
छिपाने की बात थोड़ी ही है, देखकर तब उन्हें बता दीजिएगा। वैसे वह खुद ही सुधा दीदी से क्या छिपाते हैं। लो, सुधा दीदी तो आ गई। चंदर ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे झंडे की तरह लहराती हुई वह चली आ रही थी। चंदर हंस पड़ा। खिल गए दीदी को देखते ही बिनती बोली और एक गरम पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दी। अरे, बड़ी शैतान हो गई हो तुम इधर, पाजी कहीं की। चंदर बोला। सुधा चप्पल उतार कर अंदर आई, झूमती इठलाती हुई चली आ रही थी। कहो सेठ स्वार्थी मल, उसने चंदर को देखते ही कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें। पीढ़ा खींचकर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंदर के हाथ पर रखते हुए बोली, लो यह गन्ना घर में बो देना और गंडेरी खाना। अच्छा, और हाथ बढ़ाकर वह डिबिया उठा ली और बोली, इसमें क्या है, खोलें या ना खोलें। अच्छा, खत तक तो हमारे बिना पूछे खोल लेती हो, इसे पूछिए खोलोगी। अरे, हमने सोचा शायद इस डिबिया में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारी मित्र है, शायद स्मृति चिन्ह में वहीं दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोली तो उछल पड़ी। यह तो उसी निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे। हाँ, तब तो ये हमारा है। डिबिया अपने वक्ष में छुपाकर सुधा बोली, तुम्हारा तो है ही। मैं अपना कब कहता हूं, चंदर ने कहा। लगाकर देखें। और उठकर सुधा चल दी। बिनती, दो पकौड़ी तो दो। और दो पकौड़ियां लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा, सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तन कर देखती रही। फिर उसे एक हाथ से वक्ष पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर उसे चूम लिया। बस कर दिया ना गंदा उसे। चंद्र मौका नहीं चूका और सुधा तो जैसे पानी पानी। गालों से लाज की रत रानी लपटें फूटी और एड़ी तक धधक उठी। फौरन शीशे के पास से हट गई और बिगड़ कर बोली, चोर कहीं के, क्या देख रहे थे। बिनती इतने में तस्तरी में पकौड़ी रखकर ले आई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली, लो रखो सहेज कर। क्यों, पहने रहो ना। ना बाबा, पराई चीज है, अभी खो जाए तो डांड भरना पड़े। और मेडल चंदर की गोद में रख दिया। बिनती ने धीमे से कहा, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी। चंदर और सुधा दोनों झेप गए। लो, गेसु आ गई। सुधा की जान में जान आ गई। चंदर ने बिनती का कान पकड़कर कहा, अच्छा, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। बिनती ने कान छुड़ाते हुए कहा, कोई झूठ थोड़े ही कहती हूं। चंदर चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ियां खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गेसु, फूल और हसरत बैठे बातें करते रहे। बिनती उन लोगों को नाश्ता देती रही। उस कमरे में नाश्ता पहुंचाकर बिनती एक गिलास में पानी लेकर चंदर के पास आई और पानी रखकर बोली, अभी हलवा ला रही हूं, जाना मत। और पल भर में तस्तरी में हलवा रख कर ले आई। अब मैं चल रहा हूं, चंदर ने कहा। बैठो, अभी हम एक चीज दिखाएंगे, जरा गेसू से बात कराएं। बिनती बड़े भोले स्वर में बोली, आइए हसरत मियाँ। और पल भर में नन्हे मुन्ने से 6 वर्ष के हसरत मियाँ तंजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पायजामे पर पीले रेशम की जैकेट पहने कमरे में खरगोश की तरह उछल आए। आदाब अर्ज। बड़े तमीज से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंदर ने उसे गोद में उठाकर पास बिठा लिया। लो हलवा खाओ हसरत। हसरत ने सिर हिला दिया और बोला, गेसू ने कहा था जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब कहना और कुछ खाना मत, हम खाएंगे नहीं। चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कह दो उनसे जाकर। हसरत उठ खड़ा हुआ, हम कहें? फिर मुड़कर बोला, आप तब तक हलवा खत्म कर देंगे। चंदर हंस पड़ा, नहीं, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जाओ। हसरत सिर हिलाता हुआ चला गया। इतने में सुधा आई और बोली, गेसू की गजल सुनो यहां बैठकर। आवाज आ रही है ना? फूल भी आई है, इसलिए गेसू तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देंगी। लेकिन वह तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा, यहीं से सुनना बैठे बैठे। सुधा चली गई। गेसू ने गाना शुरू किया, बहुत महीन, पतली, लेकिन बेहद मीठी आवाज में।
जिसमें कसक और नशा दोनों घुले मिले थे। चंदर एक तकिया टेक कर बैठ गया और उनीदा सा सुनने लगा। गजल खत्म होते ही सुधा भाग कर आई। कहो, सुन लिया ना? और उसके पीछे पीछे आया हसरत और सुधा के पैरों में लिपट कर बोला, सुधा, हम हलवा नहीं खाएंगे। सुधा हंस पड़ी, पागल कहीं का, लिखा, और उसके मुंह में हलवा ठूस दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठ गई और गेसू के बारे में बताने लगी। गेसू गर्मियां बिताने नैनीताल जा रही है। वहीं अख्तर की अम्मी भी आएंगी और मंगनी की रस्म वहीं पूरी करेंगी। अब वो पढ़ेगी नहीं, जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात की गाड़ी से जा रहे हैं ये लोग, वगैरह वगैरह। बिनती बैठी बैठी गेसू और फूल से बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई। तुम जाना मत, आज खाना यहीं खाना। मैं बिनती को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उससे बातें करते रहना। थोड़ी देर बाद बिनती आई। उसके हाथ में कुछ था जिसे वो अपने आंचल से छिपाए हुए थी। आई और बोली, अब दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। क्या है? चंदर ने ताजुब से पूछा। जीजाजी की फोटो, बिनती ने मुस्कुराकर कहा और एक छोटी सी बहुत कलात्मक फोटो चंदर के हाथ में रख दी। अरे, यह तो मिश्र जी हैं, कामरेड कैलाश मिश्र। और चंदर के दिमाग में बरेली की बातें, लाठीचार्ज, सभी कुछ घूम गया। चंदर के मन में इस वक्त जाने कैसा सा लग रहा था। कभी बड़ा अचरज होता, कभी एक संतोष होता कि चलो, सुधा के भाग्य की रेखा उसे अच्छी जगह ले गई। फिर कभी सोचता कि मिस्र इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा की उससे निभेगी या नहीं। फिर सोचता, नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। आप इन्हें जानते हैं? बिनती ने पूछा। हाँ, सुधा भी उन्हें जानती है, शक्ल से नहीं, लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। चंदर ने एक गहरी सांस लेकर कहा और चुप हो गया। बिनती बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। पलकों में आए हुए आंसू रोककर और होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ आज कितना संतोष है मुझे, कितनी खुशी है मुझे कि सुधा एक ऐसे घर जा रही है जो इतना अच्छा है, ऐसे लड़के के साथ जा रही है जो इतना ऊंचा। कहते कहते चंदर की आंखें भर आईं। बिनती चंदर के पास खड़ी होकर बोली, छे चंदर बाबू, आपकी आंखों में आंसू, यह तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा के साथ निबाह किया है, यह तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है, उसको पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाता है, फौलाद से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर आज इतने शुभ अवसर पर आप में कमजोरी कहाँ से? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक को आप पर गर्व था। अच्छा, मैं फोटो रख तो आऊं, वरना दीदी आ जाएंगी। बिनती ने फोटो ली और चली गई। बिनती जब लौटी तो चंदर स्वस्थ था। बिनती की ओर क्षण भर चंदर ने देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोया था बिनती, मुझे यह लगा कि यहाँ कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा होता ही है ना, सहना पड़ेगा। बिनती बोली, हाँ सो तो है। अच्छा बिनती, सुधा ने फोटो देखी है? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, असल में मामा जी ने मुझसे कहा था कि यह फोटो दिखा दे सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कह दिया कि चंदर आएंगे तो दिखा देंगे, आप जब ठीक समझे तो दिखा दें। जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है। बिनती ने कहा। अच्छा, एक गहरी सांस लेकर चंदर बोला। बिनती थोड़ी देर तक चंदर की ओर एकटक देखती रही। चंदर ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो बिनती? देख रही हूं कि आपकी पलकें झपकती हैं या नहीं। बिनती बहुत गंभीरता से बोली। क्यों? इसलिए कि मैंने सुना था देवताओं की पलकें कभी नहीं गिरती। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया। नहीं, आप मजाक न समझें। मैंने अपनी जिंदगी में जितने लोग देखे, उनमें आप जैसा कोई भी नहीं मिला। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका। दीदी कितनी भाग्यशाली हैं। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फोटो ले आओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूं। जाओ खाना भी ले आओ, अब घर जाकर क्या करना है।
पापा को खाना खिलाने के बाद चंदर और सुधा खाने बैठे। महाराजिन चली गई थी, इसलिए बिनती सेक सेक कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सानिया पहने चौके के अंदर खा रही थी और चंदर चौके के बाहर। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूत छात का विचार रखते थे। देखो, आज बिनती ने रोटी बनाई है तो कितनी मीठी लग रही है। एक तुम बनाती हो कि मालूम ही नहीं पड़ता रोटी है कि सोख्ता। चंदर ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिनती से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? बिनती की हमसे जिंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। अरे हम सब समझते हैं इनकी बात, बिनती ने रोटी पटकते हुए कहा। और जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगी तो बिनती ने आग के इशारे से पूछा, कब दिखाओगे? चंदर ने सिर हिलाया और फिर सुधा से बोला, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगे? किन्हें? कैलाश मिश्र को, वहीं बरेली वाले। उन्होंने हमें खत लिखा था, उसमें तुम्हें प्रणाम लिखा था। चंदर बोला, नहीं, खत वत नहीं लिखते, उन्हें एक दफ़े बुलाओ तो यहाँ। हाँ बुलाएंगे, अब महीने 2 महीने बाद, तब तुमसे खूब परिचय करा देंगे और तुम्हें उसकी पार्टी में भी भर्ती करा देंगे। चंदर ने कहा, क्या? हम मजाक नहीं करते, हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे। सुधा बोली, अब हम सोचते हैं कि कुछ काम करना चाहिए। बहुत खेल कूद लिए, बचपन निभा लिया। उन्होंने अपना चित्र भेजा है, देखोगी? चंदर ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। निकालो देखें। पहले बताओ, हमें क्या इनाम दोगी? बहुत मुश्किल से भेजा है उन्होंने यह चित्र। चंदर ने कहा, इनाम देंगे इन्हें। सुधा बोली और झट से झपट कर चित्र छीन लिया। अरे छू लिया चौके में से, बिनती ने दबी जबान से कहा। सुधा ने थाली छोड़ दी। अब छू गई थी वह, अब खा नहीं सकती थी। अच्छी फोटो देखी दीदी? सामने की थाली छूट गई। बिनती ने कहा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती के लिखे गए उपन्यास गुनाहों का देवता के 13वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास गुनाहों का देवता के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।